नमस्कार, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री, और एंशिएंट हिस्ट्री में हमने पिछले लेक्चर में हड़प्पा सिविलाइजेशन तक खत्म कर लिया है और आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक काल यानी कि वैदिक पीरियड। तो चलिए बिना देर के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हिस्ट्री के किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिससे आपका बेसिक जो है वो और भी मजबूत हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक काल। जैसा कि आपको दिख रहा होगा वैदिक काल, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं वैदिक काल क्या है, इसका इंट्रोडक्शन, देन समाज और सामाजिक संरचना इसकी कैसी थी, एंड एक सेकेंड, राजनीतिक जीवन, अर्थव्यवस्था, धर्म और दर्शन, यानी कि इस समय जो है लाइफस्टाइल इन लोगों की कैसी थी, ये हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था वो स्टोन एज हमने पढ़ा, ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ा, देन हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ा था, और आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक काल यानी कि वैदिक पीरियड। इसमें हम पढ़ने वाले हैं वैदिक काल के का इंट्रोडक्शन, देन उसकी सोशल लाइफ, देन पॉलिटिकल लाइफ, कंडीशन क्या था, किस कंडीशन में थे वो लोग, अपने जीवन यापन के लिए क्या करते थे। तो इस तरह से आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वैदिक काल था क्या। तो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपने पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो एक बार हम देखते हैं कि हमने जो है ह्यूमन इवोल्यूशन से लेकर के अभी तक क्या क्या चेंजेस देखे। हमने लगातार चेंजेस देखे जो कि मानव के लाइफस्टाइल में आया था। तो ह्यूमन इवोल्यूशन में हमने देखा था कि कैसे कैसे जो है जाति जो थी वो कैसे कैसे डेवलप होती है, और उसके बाद मॉडर्न जो आज हम है मानव, इसका आविर्भाव होता है। यानी कि ये ह्यूमन इवोल्यूशन में हमने पढ़ा था कि मानव जो है आज जब हम मॉडर्न है तो वो मानव के रूप में कैसे विकसित हुआ धीरे धीरे करके, उसमें अलग अलग जातियां थी। देन हमने देखा स्टोन एज। स्टोन एज देखा हमने। स्टोन एज में हमने देखा कि कैसे क्लाइमेट चेंजेस हुए, क्योंकि पहले आइस युग था, आइस एज था, आइस एज खत्म हुआ, देन क्लाइमेट थोड़ा सा वार्म हुआ, एंड जब क्लाइमेट वार्म हुआ तो यहाँ पे पेड़ पौधे दिखने लगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हमने देखा था कि स्टोन एज में जो है धीरे धीरे करके मानव ने पेड़ पौधों का यूज करना शुरू किया। देन उन्होंने जो है नव पाषाण काल तक आते आते, न्यूलिथिक एज तक आते आते उन्होंने एग्रीकल्चर का प्रॉपर एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया था। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। हमने स्टोन एज में पढ़ा कि मानव जो है पहले आइस युग में रहता था, जिसमें कि केवल शिकार करता था, हंटिंग और गैदरिंग करता था। देन वो जब आइस एज खत्म होता है, क्लाइमेट वार्म हुआ और वो पेड़ पौधों का यूज करने लगा। पेड़ पौधों का यूज करने लगा क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ पौधे उगने लगे थे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हुआ तो पेड़ पौधे दिखने लगे। देन एग्रीकल्चर मानव ने स्टार्ट कर दिया था न्यूलिथिक एज तक आते आते। उसके बाद हमने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन में कि यहाँ तक आते आते क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर है, देन ट्रेड। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ट्रेड की अभी तक मानव नहीं कर रहा था, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में यानी कि 2600 ईस्वी पूर्व तक आते आते मानव जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। तो अब बात ये आती है कि धीरे धीरे आपने देखा कि मानव की लाइफ स्टाइल जो है धीरे धीरे बदल रही है और वो और भी ज्यादा विकसित हो रही है। तो ये तो थी बैकग्राउंड। इसके बैकग्राउंड में हमने क्या क्या पढ़ा था। अब आप ये देखिए कि वैदिक काल से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्वेश्चन हम आपको क्लास के लास्ट में करवाएंगे, और आपको ये देखना है कि आपने जो क्लास किया उससे ये क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हम आपको क्लास के लास्ट में करवाएंगे, जिसमें कि है स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, असर्शन और रीजनिंग का। तो अब हम बात करते हैं, अभी तक हमने देखा कि बैकग्राउंड में हमने क्या क्या पढ़ा। तो बैकग्राउंड में हमने क्या क्या पढ़ा, बैकग्राउंड जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मानव का डेवलपमेंट होता है।
धीरे धीरे मानव का जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन तक आते आते डेवलपमेंट होता है एंड ट्रेड करता है। मानव हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ट्रेड करता है। पर बात यह आती है कि अगर वैदिक पीरियड में भी हमें डेवलपमेंट दिखाई देना चाहिए था, जिस हिसाब से हमने पढ़ा था कि स्टोन एज से लेकर के इंडस सिविलाइजेशन तक चेंजेस हुए और डेवलपमेंट हुआ, बट हमें वैदिक पीरियड में क्या दिखाई दे रहा है? इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता, जो कि सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी, वो एक शहरी सभ्यता थी, यानी कि अर्बन सिविलाइजेशन था। बट वैदिक पीरियड में जब हम आते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि ये यहाँ पे आके ग्रामीण सभ्यता हो गई। तो जहाँ पे इसका डेवलपमेंट होना चाहिए था वहां पे ये ग्रामीण सभ्यता हो गई। एंड इसमें जो है हम अगेन देखते हैं कि इसमें पशुपालन इनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन बन गया। तो अब बात यह आती है कि इनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन पशुपालन बन गया और यहाँ पे हमें वैदिक पीरियड में ट्रेड करने का भी कोई एविडेंस प्राप्त नहीं होता है। तो बात यह आती है कि वैदिक पीरियड में मानव को और भी विकास करना चाहिए था। वैदिक काल में मानव को और भी विकास करना चाहिए था, जो कि हम देख रहे हैं कि कैसे मानव ने धीरे धीरे डेवलपमेंट करना शुरू किया। तो अब इस चीज को लेके डिबेट है। इस चीज को लेके क्या है, बहुत सारा डिबेट है इसके टाइम पीरियड को लेके, वैदिक काल के टाइम पीरियड को लेके। क्यों है? क्योंकि आपने देखा कि धीरे धीरे जहां मानव डेवलप कर रहा है, लेकिन वैदिक काल में आते आते ये सभ्यता, वैदिक काल जो है वो ग्रामीण सभ्यता हो गई। और अगेन इनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या हो गया? तो पशुपालन इनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन हो गया। और एग्रीकल्चर ये करते थे बट बहुत कम, एग्रीकल्चर ये बहुत कम करते थे और केवल जानवर के लिए करते थे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जहाँ की डेवलपमेंट होना चाहिए था वहां पे डेवलपमेंट तो हुआ ही नहीं। ये तो फिर से हम पुरानी अवस्था में चले गए जहाँ पे हम केवल पशुपालन करते थे, यानी कि स्टोन एज में। तो इसलिए इसके जो है टाइम पीरियड को लेके बहुत सारे डिबेट्स हैं, जिसमें कि जो यूरोपियन हिस्टोरियन है वो कुछ और बताते हैं एंड इंडियन जो है वो कुछ और बताते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में मैक्स मूलर का नाम आपने सुना होगा। मैक्स मूलर ने बताया। मैक्स मूलर जो थे वो एक जर्मन स्कॉलर थे एंड ये इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे। और इन्होंने क्या बताया, क्योंकि ये उपयोगितावाद से ग्रसित थे, यानी कि ये उपयोगितावाद को मानते थे। और इनका ये मानना था कि अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने भारत को सभ्य किया, यानी कि अंग्रेजों के आने के बाद भारत सभ्य हुआ। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि इन्होंने वैदिक काल के बारे में अपनी जो राय व्यक्त की है। इनका कहना है कि आपने सुना होगा आर्य शब्द सुना होगा आपने। वैदिक पीरियड में सबसे ज्यादा आर्य शब्द का प्रयोग होता है। तो अब ये आर्य कौन थे? तो मैक्स मूलर बताते हैं यही आर्य थे जिन्होंने वैदिक काल, जो कि हमें दिखाई दे रही है, तो वैदिक काल की स्थापना जो है यही आर्य, यहाँ पे जो है सोसाइटी में यही आर्य आए और देन जो वैदिक काल था वो शुरू होता है और ये अपना कल्चर लेकर आए। और इनका कहना है, मैक्स मूलर का क्या कहना है, मैक्स मूलर मान रहे हैं कि ये जो आर्य है, आर्य कौन है? आर्य यूरेशिया से आया है। ये मैक्स मूलर का मानना है। मैक्स मूलर का ये मानना है कि आर्य जो है वो यूरेशिया से आए हैं एंड इन्होंने अपना कल्चर ये लाया है, यूरोप से अपना कल्चर लेकर आया है और इन्होंने जो है मध्य एशिया में अपना कल्चर जो है स्टार्ट किया और ये रहना वहां पे शुरू करते हैं बेसिकली। और ये जो है वैदिक काल पूर्ण रूप से आर्यों का काल है और ये आर्य कहाँ से आए हैं? यूरेशिया से आए। तो इसके बारे में, लेकिन इनकी ये जो थ्योरी है कि आर्य यूरेशिया से आए हैं, इस थ्योरी को बाद में खारिज कर दिया गया। इस थ्योरी को बाद में जो है खत्म कर दिया गया और इसको कैंसिल कर दिया गया।
ये थोड़ी जो है बाद में रिजेक्ट कर दी गई। क्यों? क्योंकि हिस्टोरियन, जो इंडियन हिस्टोरियन है, उनका कहना है कि ये आर्य कहाँ के थे, तो मध्य एशिया के रहने वाले मूल जाति थे। तो ये हमारे मध्य एशिया के ही मूल जाति थे। और वैदिक काल जो है, इनके बारे में वैदिक काल में हम पढ़ते हैं। तो वैदिक काल की स्थापना इन्होंने किया और ये मध्य एशिया के थे। इसमें बहुत सारी डिबेट है जिसमें कि हम नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि ये ना तो हमारे सिलेबस में है और ना ही हमारे काम का चीज है। और एनसीईआरटी में भी अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि इस पे जो है, इसके डिबेट के बारे में ज्यादा चीजें नहीं दी गई है। तो वहां पे भी सीधा वैदिक सभ्यता के बारे में बताया जाता है, क्योंकि इस पे डिबेट हो रहे हैं, आगे भी बहुत सारे डिबेट अभी होंगे। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग चीज मानना है। बट मैक्स मुलर ने वैदिक काल का टाइम पीरियड दिया है 1500 टू 600 बिफोर कॉमन ईरा, जिसमें कि अर्ली वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड है, देन लेटर वैदिक पीरियड है। तो ये मैक्स मुलर का मानना है कि इसका टाइम पीरियड है 1500 टू 600 बिफोर कॉमन ईरा। तो अभी हमने जो भी देखा उससे हमें पता चलता है कि इसके बारे में अनेकों डिबेट्स है और उसमें हमें नहीं पढ़ना है। हमारे सिलेबस में जो है, चूंकि एग्जाम में भी उससे नहीं क्वेश्चंस आते हैं कि किसने क्या बताया। कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि ये इंडस सिविलाइजेशन से पहले का काल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है व्यवस्था इतनी डेवलप नहीं है। एंड कुछ का मानना है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से बाद में आया है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें और इनकी लाइफ स्टाइल जो कि हमारे सिलेबस में है मेन, इनकी लाइफ स्टाइल क्या थी, इसके बारे में हमें पता कहाँ से चलता है, क्या एविडेंसेस मिले हैं, उस पर बात करते हैं। चंदक सभ्यता के बाद भारत में जिस सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ उसे वैदिक या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो अब ये आपने देखा कि आर्य सभ्यता क्यों बोला गया, क्योंकि ये आर्यों की सभ्यता थी। और आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य का मतलब होता है सुपीरियर, यानी कि श्रेष्ठ। सुपीरियर होता है आर्य का मतलब, यानी कि श्रेष्ठ जाति। आर्य सभ्यता का ज्ञान वेदों से होता है। अब जो है हमें वैदिक पीरियड का कहां से सबसे पहले एविडेंस मिलता है, तो वेदों से मिलता है, क्योंकि ये वेद की रचना इस समय की गई थी। तो हमें वैदिक पीरियड के बारे में कहां से जानकारी मिलती है, तो वेदों से मिलती है, क्योंकि इस समय जो है वेद की रचना की गई थी। हालांकि ये जो वेद थे ये क्या थे, अब ये भी बात आता है कि ये वेद क्या थे। तो उस समय जो है कुछ मंत्र होते थे जो कि वो गॉड के वर्शिप के लिए प्रे करते थे, तो उसका यूज करते थे। तो उसमें कुछ मंत्र होते थे और उस मंत्र को बाद में कंपाइल किया गया एंड उसको वेद का नाम दे दिया गया। तो ये जो मंत्र थे ये ओरली सुनते आए थे लोग, ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, इसके एविडेंस कहीं भी हमें लिखे हुए एविडेंस नहीं मिलते हैं। ये सारे ओरली थे, जैसे कि जनरेशन टू जनरेशन ये बढ़ते आ रहे थे, यानी कि हमारे ग्रैंडफादर ने हमें बताया, हमारे फादर को बताया, फिर हमारे फादर ने हमें बताया। तो इस तरह से ये ओरली ये मंत्र का उच्चारण होता आ रहा था, लेकिन केवल ओरली। एंड बाद में जाके एक व्यक्ति ने क्या किया, इस सबको कंपाइल कर दिया एक जगह पे इस सबको इकट्ठा कर दिया और उसको वेद का नाम दे दिया। तो इसलिए जो है हमें इसका एविडेंस कहाँ से मिलता है वैदिक काल के बारे में, तो वेद से मिलता है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि वेद क्या था। तो वेद कोई लिखा हुआ एविडेंस नहीं था, ये ओरली मंत्र होता था जो कि अलग अलग देवताओं के लिए वो वर्शिप करने में यूज करते थे, वर्शिप में जो प्रे करते थे उसके लिए यूज करते थे। एंड ये जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ता गया। देन इसको एक व्यक्ति ने कंपाइल कर लिया और वो उसको वेद का नाम दे दिया। तो हमें कहां से पता चलता है वैदिक काल के बारे में, तो वेदों से पता चलता है, जिसमें ऋग्वेद सर्व प्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सामान्यतः ऐसा माना गया है कि आर्यों ने ही सैंधव सभ्यता के नगरों को ध्वस्त कर एक नई सभ्यता की नींव रखी थी।
लेकिन अभी भी इसके कोई ठोस साक्ष्य न होने के कारण इसे कल्पना ही माना गया है। तो कुछ हिस्टोरियन का ये भी मानना है कि ये जो नई सभ्यता थी वैदिक सभ्यता, वो सैंधव, चूंकि उनका मानना है कि सैंधव सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आई, तो कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि सैंधव सभ्यता के लोगों ने ही जो है वैदिक सभ्यता की नींव रखी होगी। लेकिन इसके बारे में कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है। तो जब एविडेंस नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो अगेन इसके बारे में बहुत डिबेट है। हमने डिस्कशन कर लिया इस बारे में कि इसके बारे में बहुत सारी डिबेट है और इसके टाइम पीरियड को लेके भी बहुत सारी डिबेट है। हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। यही वह काल था जब सिंधु नदी और इसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यताएं हैं जिसमें वेदों की रचना हुई। वैदिक शब्द वेद से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ है। सर्वप्रथम मैक्स मुलर ने 1853 में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के आशय से किया था। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। तो अभी हमने देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद मैक्स मुलर का मानना है कि ये सभ्यता आई और इसमें जो है ये सभ्यता जो है सिंधु नदी के पास जो है, इसका भी हमें एविडेंस मिलता है। तो इसलिए कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं उनके द्वारा इसकी नींव रखी गई होगी। एंड हमने देखा कि वैदिक सभ्यता के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, तो वेद से पता चलता है, क्योंकि वो वेद क्या था, एक कंपाइलेशन था जो ओरली हम मंत्र सुनते आ रहे थे अपने एंसेस्टर्स से, तो उसको किसी व्यक्ति ने कंपाइल कर दिया एक जगह और उसको वेद का नाम दे दिया। एंड हमने देखा था कि मैक्स मुलर ने 1853 में आर्य के बारे में बताया कि आर्य आए और वो यूरेशिया से आए थे एंड उन्होंने जो है यहाँ पे वैदिक सभ्यता की नींव रखी और उनका जो कल्चर था उसी को वैदिक सभ्यता का नाम दे दिया गया। तो ये तो मैक्स मुलर का मानना है और इनकी भाषा क्या थी, मूल भाषा संस्कृत थी। तो मैक्स मुलर का ये मानना है कि अगर आप इंडियन है, हम कहते हैं कि हमारी जो है भाषा सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, संस्कृत है। तो मैक्स मुलर कहते हैं कि नहीं, ये संस्कृत जो है आर्य लेकर आए थे इंडिया में। क्योंकि ये उपयोगितावाद से ग्रसित थे तो इन्होंने उस समय जो भी हिस्टोरियन हुआ करते थे वो जो हिस्ट्री लिख रहे हैं वो ऐसे लिख रहे हैं जिसमें कि वो अंग्रेजों को श्रेष्ठ बता सके। तो इसलिए इन्होंने ये बोला कि आर्य हमारे यहाँ आए थे और वो यूरेशिया से आए थे और उन्होंने यहाँ पे संस्कृत भाषा लाया और उन्होंने जो कल्चर लाया उसी को हम वैदिक सभ्यता का नाम देते हैं। लेकिन इसको बाद में इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। तो अभी तक हम ये जान पाए हैं कि वैदिक सभ्यता को वैदिक सभ्यता का नाम क्यों दिया गया। अब हम देखते हैं कि वैदिक काल का विभाजन। तो वैदिक काल का विभाजन क्यों हुआ, इसकी क्या जरूरत पड़ी होगी। मैक्स मुलर इसका वैदिक काल का टोटल टाइम पीरियड मानते हैं 1000 to 500 BCE, बिफोर कॉमन इरा। ठीक है, लेकिन इसका विभाजन क्यों हुआ, क्यों हम इसको दो पार्ट में पढ़ते हैं। तो इसका रीजन ये हो सकता है कि जो ऋग वैदिक काल में जो भी हम देखेंगे सोसाइटी में, लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते उसमें चेंजेस आ जाते हैं। जो सोसाइटी हमारे पास ऋग वैदिक काल में है उसमें उत्तर वैदिक काल तक आते आते चेंजेस आ जाते हैं। तो इसलिए जो है हमने इसको दो पार्ट में बांटा है, जिसमें कि हमारा ऋग वैदिक काल 1000 to 600 BCE है। सॉरी, एक सेकंड। वैदिक काल का टोटल टाइम पीरियड 1500 BCE, 1500 BCE to 500 BCE है, जिसमें कि ऋग वैदिक काल 1500 to 1000 BCE एंड लेटर वैदिक पीरियड 1000 to 500 BCE। तो ये हमारा हो गया ऋग वैदिक काल एंड उत्तर वैदिक काल। तो हम इसको दो पार्ट में बांट के पढ़ते हैं।
तो आज हम बात करने वाले हैं ऋग्वैदिक काल के बारे में, यानी कि ऋग्वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल भी बोलते हैं एंड अर्ली वैदिक पीरियड। तो इसको ऋग्वैदिक काल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें पूर्व वैदिक काल के बारे में जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। हमें इसकी जानकारी कहां से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। क्योंकि हमारे पास कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ये हमारे पास 4 वेद थे, जिसमें कि हमें पूर्व वैदिक काल के बारे में, यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में ऋग्वेद से जानकारी प्राप्त होती है। तो इसलिए हमने इसको ऋग्वैदिक पीरियड का नाम दे दिया, क्योंकि सबसे पुरानी ऋग्वेद थी। तो इसके बाद इसमें जो भी लिखा गया है, इसमें जो भी चीजें लिखी गई है, उससे हमें अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में, उसके सोशल लाइफ के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो अब हम देखते हैं कि पूर्व वैदिक काल में सोशल लाइफ कैसी थी। और इसका टाइम पीरियड अभी आपने देखा 1500 टू 1000 बिफोर कॉमन ईरा। सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। अभी हमने देखा था कि यही चीज है जो कि हिस्टोरियन को वंडर्ड करती है। और वंडर्ड चीज है, आप भी खुद सोचिए कि जहां हमने देखा कि इंडस सिविलाइजेशन में हमारे पास एक शहरी सभ्यता हुआ करती थी, बट उसके बाद जो है और भी डेवलप होना चाहिए था, लेकिन ये डेवलप नहीं हुआ। ये डेवलप नहीं होकर के दोबारा ये ग्रामीण सभ्यता की ओर चली जाती है। तो इसलिए इस पे जो है बहुत सारा डिबेट है अगेन, बट हमें उसमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि आगे भी इस पे डिबेट होते रहेंगे। आर्यों का आरंभिक जीवन पशुचारण पर आधारित था। तो पूर्व वैदिक काल के लोग, इनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या था? इनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन पशुपालन था। हमने इंडस सिविलाइजेशन में देखा था कि वो एग्रीकल्चर करते थे, उनके पास ट्रेड बहुत अच्छी अवस्था में थी, और वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही ट्रेड करते थे। बट अगेन यहाँ पे आते आते ये जो है इनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या बन गया? तो पशुपालन। कृषि उनके लिए गौण कार्य थी। 1400 बीसीई के बोगाशकोई के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य के नाम मिलते हैं। तो ये जो है प्राइमरी ऑक्यूपेशन इनका पशुपालन था, और कृषि जो है एग्रीकल्चर, वो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था। और कृषि का उपयोग वो खुद के खाने पीने के लिए नहीं करते थे, बल्कि जानवरों के लिए करते थे। क्योंकि पशुपालन इनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन था, तो ये जानवर को खिलाने के लिए कृषि का उपयोग करते थे, और उतनी चीजें उपजाते थे जिसमें कि इनके जानवर का पेट भर जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वैदिक पीरियड में प्राइमरी ऑक्यूपेशन पशुपालन था, और एग्रीकल्चर होती थी लेकिन बहुत कम होती थी, और केवल जानवरों के लिए होती थी। और इस समय जो है कुछ देवताओं के नाम मिलते हैं, जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का उल्लेख मिलता है। अब इन्होंने देवताओं को कैसे पहचाना? ये भी आता है एक क्वेश्चन कि इन्होंने देवताओं के क्यों नाम रखे ऐसे, इंद्र, मित्र, वरुण, कैसे पता चला इनको? तो ये क्या करते थे, जो नेचर में चीजें उपलब्ध हैं हमारे पास, जो नेचर में है और जिसके बारे में इनको नहीं पता चल पा रहा है, जैसे आज हमें पता है कि वर्षा क्यों होती है, आज हमें इसका साइंटिफिक रीजन पता है, लेकिन इनको ये चीजें नहीं पता थी। तो इन्होंने क्या किया, तो जो चीजें जिसका ज्ञान इनको नहीं हो पाया था, उसको इन्होंने गॉड का नाम दे दिया। अब वर्षा के देवता इन्होंने इंद्र को बना दिया, फिर ऐसे ही वरुण को बना दिया जल के देवता, और इसी तरह से जो है इन्होंने अलग अलग देवता, अग्नि, आग गर्म होती है तो इनको ये पता नहीं था कि आग क्यों गर्म होती है, क्यों उससे हीट निकलता है, तो इन्होंने उसको एक अलग देवता बना दिया, अग्नि देवता। तो इस तरह से जो है नेचर में जो भी चीजें थी जिसके बारे में इनको जानकारी नहीं पता थी, तो उसको इन्होंने क्या किया, एक गॉड का नाम दे दिया। इनकी रिलीजियस लाइफ जो थी उसमें क्या क्या चीजें थी, तो ये वेद पढ़ते थे, और क्योंकि पशुपालन इनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन था, तो पशुओं के लिए इनमें बैटल्स होते थे। ये जो आर्य जाति के लोग थे, इनमें पशुओं के लिए फाइट होता था। तो फाइट क्यों होता था? पशुओं के लिए होता था। हालांकि यहाँ पे कोई भी निजी संपत्ति का कोई एविडेंस नहीं मिलता कि किसी का कोई निजी संपत्ति था, लेकिन फाइट क्यों होता था? ये केवल पशुओं के लिए होता था। तो इसलिए ये क्या करते थे, जब ये फाइट करते थे या बैटल करते थे, तो उससे पहले ये
अपने देवता से प्रे करते थे और यज्ञ करते थे और प्रार्थना करते थे, जैसे कि मंत्र का उच्चारण करके प्रार्थना करते थे। तो इस तरह की इनकी रिलीजियस लाइफ हुआ करती थी। इससे अनुमान लगाया जाता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत में आए होंगे। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा की प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता से मिलती हैं। अब एक चीज और है कि ईरानी भाषा की एक ग्रंथ है अवेस्ता, जिसका नाम है अवेस्ता। इससे क्वेश्चंस भी आते हैं कि ऋग्वेद की बातें कौन से ग्रंथ से मिलती हैं, तो ये अवेस्ता से मिलती है। अगेन इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो इस चीज से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है ये जो आर्य थे वो ईरान से होकर भारत आए थे। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को ने ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल कर लिया है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये इनका ऋग्वेद है और इनकी रिलीजियस लाइफ जो थी कैसी थी वो अभी आपको पता चला। अब हम बात करते हैं कि इनकी सोशल और पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी थी, यानी कि सोशल कंडीशन इनका कैसा था और पॉलिटिकल कंडीशन कैसा था, किस तरह का इनका समाज हुआ करता था। अभी तक हमने जो बात की उसमें हमने बात की कि वैदिक सभ्यता को वैदिक सभ्यता क्यों बोला गया, आर्य क्या थे, और जो वैदिक सभ्यता में जो जातियां थी उनको आर्य का नाम क्यों दिया गया, वो कहाँ से आए थे, इस पे डिबेट्स हैं, उसके बारे में हमने बात की। और अब हम देखने वाले हैं कि इनका सोशल लाइफ और पॉलिटिकल कंडीशन किस तरह का था। तो ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था, यानी कि पैट्रियार्कियल सोसाइटी थी। यहाँ पे पैट्रियार्कियल सोसाइटी थी। इससे पहले हमने इंडस सिविलाइजेशन में देखा था कि वहां पे मैट्रियार्कियल सोसाइटी थी, बट यहाँ पे पेट्रियार्कल सोसाइटी हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो है फैमिली में हेड कौन होता था, वो पुरुष होता था, यानी कि पुरुष प्रधान समाज था। समाज की सबसे छोटी और आधारभूत इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था। तो यहाँ पे जो है सोसाइटी फैमिली से मिलकर बनी थी और इसका हेड कौन होता था, इसका हेड कोई पुरुष होता था, यानी कि फादर होते थे। जैसे कि आपकी किसी फैमिली में आप रह रहे हैं तो उसके जो भी पुरुष ओल्डेस्ट है तो वो हेड होते थे फैमिली के। पितृसत्तात्मक समाज के होते हुए भी महिलाओं को सम्मान प्राप्त था। तो ये सोसाइटी पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, बट इसमें हमें मिलता है देखने को कि यहाँ पे महिलाओं की स्थिति भी ठीक ठाक थी, क्योंकि आगे हम जो भी महिलाओं की स्थिति देखेंगे उससे अगर कंपेयर करें तो वैदिक पीरियड में महिलाओं की स्थिति गुड कंडीशन में थी। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा थी, यानी कि ज्वाइंट फैमिली की इसमें जो है ज्वाइंट फैमिली की प्रथा देखने को मिलती है। वैदिक काल में ज्वाइंट फैमिली की का एविडेंस हमें देखने को मिलता है, यानी कि हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मदर, फादर, अंकल, आंटी सब लोग साथ में रह रहे हैं। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पे जो है हमें अगेन क्या मिल रहा है, यहाँ पे कास्ट सिस्टम देखने को मिल रहा है और यहाँ पे जो है 4 भाग में जो है जाति को बांटा गया है। तो इसका एविडेंस हमें कहाँ से मिला है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिला है पुरुष सूक्त में। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें एविडेंस मिलता है कि इस समय जो है जातियों को 4 भाग में बांटा गया था। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि कहाँ से हमें वर्ण व्यवस्था का एविडेंस प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से हुआ है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से। ठीक है, तो ये इनकी सोशल लाइफ की बात हो रही है। ऋग्वैदिक पीरियड की रूलिंग सिस्टम क्या थी, व्हाट इज रूलिंग सिस्टम, इनका पॉलिटिकल लाइफ क्या था। तो आप देखते हैं अभी भी जो ट्राइबल कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी उसमें क्या होता है, कोई एक राजा होता है। तो आर्य भी एक ट्राइबल कम्युनिटी हुआ करता था, एक ट्राइब थी। तो इसमें क्या होता था, एक राजा होता था, सबसे ऊपर एक राजा हुआ करता था और राजा को क्या नाम दिया गया था इस समय, राजन नाम दिया गया था। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये राजन नाम दिया गया था राजा को, और सबसे ऊपर जो है राजा हुआ करता था। बट ये राजा कहां से बनता था, तो इसको
इलेक्ट किया जाता था, लोग चुनते थे इसको। तो इस तरह से जो है सारे अधिकार राजा को प्राप्त नहीं था, क्योंकि राजा केवल राजा वो था, बट वो जो है अगर कोई भी उसको रूल या रेगुलेशंस बनाना हो तो वो डिस्कशन करके, वहां के जातियों से डिस्कशन करने के बाद ही उस निष्कर्ष तक पहुंचता था, और इनकी अलग अलग असेंबली भी हुआ करती थी। तो इस तरह से जो है राजन सबसे ऊपर था। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि राजन जो है वहां पे सबसे ऊपर था। लेकिन राजा को सारे अधिकार प्राप्त नहीं थे, और ये राजा कैसे बनाया जाता था, तो इसको इलेक्ट करके बनाया जाता था। राजा को इलेक्ट करके बनाया जाता था। राजन की पोजीशन हेरिडिटरी नहीं थी। ये भी एक पॉइंट है कि राजन की जो पोजीशन थी वो हेरिडिटरी नहीं थी, यानी कि हेरिडिटरी नहीं थी, यानी कि ऐसा कोई नियम नहीं था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा कोई भी रूल यहाँ पे नहीं दिखाई देता है। तो इस तरह से जो इनका रिलीजियस लाइफ था। और यहाँ पे असेंबली हुआ करती थी। यहाँ पे जो है राजा को सलाह देने वाली, मान लीजिए राजा को कोई रूल या रेगुलेशन कुछ भी लाना है किसी चीज के ऊपर, तो वो क्या करती थी, वहां के लोगों से डिस्कस करती थी, और उसके लिए असेंबली होती थी। सभा और समिति नाम की 2 असेंबली होती थी। तो अभी हमने पढ़ा कि एक राजा हुआ करता था, एक राजा होता था जिसको कि राजन बोला गया, एंड ये राजा जो है इसके पास सारे अधिकार नहीं थे, क्योंकि लोग इसको इलेक्ट करके बना रहे हैं। तो अगर इसको कोई रूल लाना है तो ये क्या करेगा, ये क्या करता था, लोगों से डिस्कशन करता था, और 2 असेंबली होती थी, सभा और समिति। सभा एंड समिति नाम की 2 असेंबली होती थी। अब ये क्या थी, तो सभा जो थी, सभा, इसमें ये एविडेंस मिलते हैं कि इसमें एलिट क्लास के लोग होते थे। सभा में जो है एलिट क्लास के लोग होते थे, या फिर सारी फैमिली के हेड होते थे, फैमिली के एल्डेस्ट मेंबर कह सकते हैं, या फिर जो भी वहां पे ट्राइबल समूह की जो फैमिली हुआ करती थी अलग अलग, उनके हेड इसमें पार्टिसिपेट करते थे, इसमें सभा में। और समिति में जितने भी लोग हैं, समिति में सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि फैमिली के सारे मेंबर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इसमें कोई क्लास भी डिवाइड नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमने देखा कि सभा में ये एविडेंस मिल रहा है कि एलिट क्लास के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते थे, या फिर फैमिली के जो एल्डेस्ट पर्सन होते थे, या फिर जो फैमिली का हेड हो रहा था हर एक फैमिली का, वो इसमें पार्टिसिपेट करता था। बट समिति में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं समिति में, जिसमें कि फैमिली के सारे मेंबर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और ये जनरल क्लास यानी कि सामान्य वर्ग के लोग भी वहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं थी कि, क्योंकि हमने क्लास की बात की तो आपके दिमाग में आया होगा कि वहां पे क्लास डिवाइड था। तो हमने देखा था कि क्लास डिवाइड होने के प्रमाण हमें मिलते हैं, बट मेनली 2 टाइप के क्लास थे। कौन कौन से, पहला तो आर्य, आर्य जो कि अपने आप को सुपीरियर मानते थे, आर्य अपने आप को सुपीरियर मानते थे, और आर्य का मतलब ही होता है सुपीरियर, तो इन्होंने अपने आप को आर्य का नाम दे दिया था और अपने आप को सुपीरियर मानते थे। और एक आपने नाम सुना होगा वैदिक काल में दास। तो दास क्या होता था, तो ये जो आर्य खुद को सुपीरियर मान रहे हैं, ये एक ट्राइब को खुद से इंफीरियर मान रहे हैं, यानी कि इसको लोअर मान रहे हैं, और इसको इन्होंने दास का नाम दे दिया। और इन दोनों में फाइट भी होता है, ये आर्य और दास में जो है फाइट भी होता है, इसके भी एविडेंस हमें मिलते हैं। तो इस तरह से जो है इनकी पॉलिटिकल लाइफ हुआ करती थी। तो अभी हमने क्या देखा, इनकी पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, तो एक राजन होता था सबसे ऊपर, देन सभा और समिति नाम की 2 असेंबली हुआ करती थी, और ये असेंबली राजा को सलाह देने के लिए होती थी। ये असेंबली क्यों होती थी, राजा को सलाह देने के लिए, कि किसी भी मैटर पे राजा से बातचीत करने के लिए, और इन लोगों का राय विचार लिया जाता था, और उसके बाद ही राजा
एक निष्कर्ष तक पहुंचता था, यानी कि डिस्कशन करने के लिए यहाँ पे जो है जनता प्रधान थी। वहां पे जो ट्राइब रह रही है उसको सारे अधिकार उसमें सीमित थे। ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि राजा में सारे अधिकार सीमित थे और राजा अपने मन से कोई भी रूल बना सकता है, क्योंकि यहाँ पे दो तरह की असेंबली होती थी और उसमें यहाँ के लोगों से जो है डिस्कशन किया जाता था एंड उसके बाद एक निष्कर्ष तक राजा पहुंचता था। और यहाँ पे जो है पुरोहित, हमें एक मिलता है वर्ड पुरोहित। तो पुरोहित क्या था? पुरोहित एक तरह का प्रिस्ट था। प्रिस्ट यानी कि पुजारी। और ये क्या करता था, ये जो असेंबली और राजा के बीच बातचीत होती थी उसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाता था प्रिस्ट, पुजारी। और इसका काम क्या था? पुरोहित का काम क्या था? राजा को सलाह देना। तो पुरोहित का काम क्या था? राजा को सलाह देना। तो अभी हमने क्या बात की कि यहाँ पे रूलिंग सिस्टम कैसी थी। एक राजा होता था एंड दो टाइप की असेंबली होती थी, सभा और समिति, जिसमें कि सभा में एलिट क्लास के लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे और समिति में सामान्य वर्ग के लोग पार्टिसिपेट करते थे। और एक पुरोहित होता था जो कि राजा को सलाह देता था। और वो पुरोहित जो होता था वो वर्शिप भी करवाता था और जो है सभी के कल्याण के लिए, एक तरह से पूरी ट्राइब समाज के कल्याण के लिए ये पुरोहित जो है वो प्रे करता था गॉड से। और इस समय यज्ञ भी किया जाता था। ये आप देखिए कि ये यहाँ पे क्या हो रही है, असेंबली हो रही है, यहाँ पे राजा है एंड सारे लोग हैं। तो इस तरह से जो है इनका रूलिंग सिस्टम था। तो आपने देखा कि इनका रूलिंग सिस्टम कैसा था। बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। तो यहाँ पे जो है चाइल्ड मैरिज का एविडेंस नहीं मिलता है, सती प्रथा और पर्दा प्रथा का भी एविडेंस नहीं मिलता है। पुत्रियों का उपनयन संस्कार होता था। विधवा विवाह की प्रथा प्रचलन में थी। तो यहाँ पे जो है विडो रिमैरिज के बारे में पता चलता है। और विवाह में दहेज जैसी कुप्रथा का प्रचलन नहीं था। तो यहाँ पे डाउरी का भी हमें एविडेंस नहीं मिल रहा है। तो बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। इससे हमें ये पता चलता है कि महिलाओं की कंडीशन जो है, महिलाओं की कंडीशन अच्छी थी और विधवा विवाह का भी यहाँ पे एविडेंस मिला है। दहेज जैसी कोई प्रथा नहीं थी, लेकिन जो कन्या को उपहार दिया जाता था, जो गिफ्ट्स दिए जाते थे, उसको क्या नाम दिया गया है? वहतु। तो अगेन आप इसको नोट कर लीजिएगा कि वहतु किसे बोला गया है। तो जो शादियों में लोग अपनी डॉटर्स को गिफ्ट करते थे उसको वहतु का नाम दिया गया है, वहतु। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला और विश्वारा जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिला है। इससे ये पता चलता है कि ऋग्वेद में जो स्त्रियां एजुकेटेड भी हुआ करती थी। आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या अमाजू कहलाती थी। तो जो गर्ल्स शादी नहीं करती थी उनको अमाजू का नाम दिया गया था। अमाजू यानी कि अविवाहित, आजीवन अविवाहित रहने वाले। आर्य मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। तो आर्य जो है वो जो है वेजिटेरियन भी थे और नॉन वेजिटेरियन भी थे। तो ये दोनों प्रकार का भोजन करते थे। और सोम और सूरा का प्रचलन था। अब ये सोम और सूरा क्या होती थी? तो एक पेड़ से ये कोई पेय पदार्थ बनाते थे और माना जाता है ऐसा कि ये कोई नशीली पेय पदार्थ थी जिसको ये एंटरटेनमेंट के लिए पीते होंगे। तो अगेन ये जो है मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थी और सोम और सूरा नाम का जो है ड्रिंक इनके पास अवेलेबल था। ऋग्वैदिक पीरियड में कौन कौन से फूड थे? तो यहाँ पे जो है हमें ग्रेन्स ज्यादातर देखने को नहीं मिलती है। ग्रेन्स हमें ज्यादातर देखने को नहीं मिलती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर जो था वो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था। एग्रीकल्चर सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था। और एग्रीकल्चर क्यों होता था? तो मेनली पशुपालन के लिए होता था। तो इसका एग्रीकल्चर का जो है रिलेशन सीधा पशुपालन से था। वो उतना ही उपजाते थे जितने में उनकी जो है एनिमल्स को वो चीजें उपलब्ध हो पाए।
आर्यों के वस्त्र सूत, ऊन और चर्म के बने होते थे। तो यहाँ पे जो है कौन कौन सा हमारे पास जो है टेक्सटाइल उपलब्ध है, तो सूत, ऊन और चर्म, यानी कि चमड़े से जो बनी होती है, जो आज भी चीजें होती है। और यहाँ पे जो है 2 टाइप के मैरिज के हमें एविडेंस मिलते हैं। इस समाज में 2 तरह की शादियां होती थी, एक अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो अनुलोम विवाह क्या होता था? उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री। तो जब कोई, क्योंकि हमने पढ़ा था कि क्लास डिवाइड था, वहां पे क्लास डिवाइड था, तो जब कोई अपर क्लास का पुरुष लोअर क्लास की स्त्री से शादी कर रहा है तो उसको अनुलोम विवाह बोला गया है, और अपर क्लास की कोई स्त्री लोअर क्लास के पुरुष से शादी कर रही है तो उसको प्रतिलोम विवाह बोला गया है। तो यहाँ पे 2 तरह की शादियां होती थी, अनुलोम और प्रतिलोम, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। भीषज शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में वैद्य के लिए किया जाता था। तो भीषज जो है इसका प्रयोग क्यों किया जाता था? तो डॉक्टर के लिए किया जाता था, डॉक्टर को वैदिक काल में भीषज बोला गया। भीषज अश्विन देवता को कहा जाता था, यानी कि ये जो है हेल्थ से रिलेटेड देवता थे और उनको भीषज कहा गया है। मृतकों को प्रायः अग्नि में जलाया जाता था, लेकिन कभी कभी उन्हें दफनाया भी जाता था। तो जो यहाँ पे जो है 2 तरह से जो है डेड बॉडी को दफनाया जाता था, एक तो अग्नि में इनको जलाया जाता था, इनका दाह संस्कार किया जाता था, और दूसरा था कि उनको दफनाया भी जाता था। तो यहाँ पे 2 तरह की चीजें थी। एक वैदिक समाज में कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था, यानी कि ट्राइबल कंडीशन, यानी कि एक कबीला होता था। कबीला का मतलब क्या, जहाँ पे कि एक समूह, कबीला का मतलब क्या हो गया, समूह, एक ग्रुप, जहाँ पे ट्राइब रह रही है। तो अलग अलग जो ग्रुप थी वो हुआ करती थी, ट्राइब की अलग अलग ग्रुप हुआ करती थी। कबीले का एक राजा होता था जिसे गोप कहा जाता था। तो कबीले के राजा को क्या बोला जाता था? गोप कहा जाता था। तो अगेन इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ऋग्वैदिक वर्ण सिस्टम, अभी हमने देखा था कि ऋग्वेद, यहाँ पे ऋग्वैदिक या अर्ली वैदिक पीरियड में 4 भाग में जातियों को डिवाइड किया गया है, यानी कि सोसाइटी को 4 भाग में डिवाइड किया गया, जिसमें कि ब्राह्मण, कायस्थ, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। जिसमें कि ब्राह्मण वो थे जो वेदों का पाठ करते थे, यानी कि पूजा पाठ करते थे। क्षत्रिय जो युद्ध में भाग लेते थे। हालांकि यहाँ पे जो है कोई सैनिक का हमें एविडेंस नहीं मिलता है, लेकिन इसको 4 भागों में बांटा गया है। तो उसमें ब्राह्मण जो थे वो वेद का पाठ करते थे, यानी कि वर्शिप करवाते थे, और क्षत्रिय युद्ध, वैश्य व्यापार, और शूद्र जो थे वो लेबर क्लास के लोग थे। इस तरह से इसको जो है 4 भाग में बांटा गया है वर्ण सिस्टम को। एंड हमने ये भी देखा कि 2 तरह की यहाँ पे ट्राइब थी, एक तो आर्य जो कि सुपीरियर थी, आर्य सुपीरियर थी, और दास आर्य अपने आप को सुपीरियर मान रही है और दास को इंफीरियर मान रही है। तो इस तरह की जो है 2 तरह की ट्राइब यहाँ पे देखने को मिलती है हमें अर्ली वैदिक पीरियड में। आर्यों को पंचजन भी कहा गया है क्योंकि इनके 5 कबीले थे, यदु, अनु, द्रुहि, रु, पुरु और तुर्वस। तो इनको पंचजन बोला गया है क्योंकि इनके कबीले कितने थे? 5 थे। कबीले का क्या मतलब? एक समूह, अलग अलग ट्राइब का एक समूह। और ये कितने समूह थे? तो 5 थे, यदु, अनु, द्रुहु, पुरु और तुर्वस। दसराज युद्ध परुक्षणी नदी के तट पर भरत वंश के राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच हुआ। अंत में इस युद्ध में भरत राजा सुदास की विजय हुई, जिसका वर्णन ऋग्वेद में विस्तार से किया गया है। तो अब ये दसराज युद्ध क्या था? अगेन इंपॉर्टेंट। तो हम बात कर लेते हैं कि दसराज युद्ध था क्या, क्यों इसके बारे में ऋग्वेद में वर्णन किया गया है। तो दसराज युद्ध था, 2 जातियों के बीच बैटल हुआ था, जिसमें कि एक तरफ सुदास नाम का एक ट्राइब होता है,
सुदास एक ट्राइब होता है और दूसरी तरफ 10 राजा होते हैं, 10 ट्राइब के राजा होते हैं, जिसमें कि 5 आर्य और 5 नन आर्य होते हैं, नन आर्य होते हैं। तो यहाँ पे जो है एक तरफ जो है सुदास भरत नाम की ट्राइब होती है, भरत नाम की ट्राइब होती है और उसके राजा सुदास होते हैं, और दूसरी तरफ जो है 10 ट्राइब के राजा होते हैं, 5 आर्य और 5 नन आर्य। तो ये जो भरत ट्राइब है और ये कहाँ पे युद्ध हो रहा है, तो परुष्णी नदी के किनारे, यानी कि उसको अभी रावी नदी का नाम दिया गया है, उस समय परुष्णी नदी बोला जाता था। तो ये बैटल कहाँ हो रही है, परुष्णी नदी के किनारे। तो एक ट्राइब होती है भरत नाम की और दूसरी 10 ट्राइब के राजा होते हैं दूसरी तरफ, ठीक है। अब ये जो भरत नाम की ट्राइब है ये जीत रही होती है, जब ये जीत रही होती है तो यहां से एक ट्राइब होती है पुरु। इन 10 ट्राइब के राजा में से एक ट्राइब के राजा है पुरु, ठीक है। ये जाते हैं भरत के पास और ये कहते हैं कि क्यों ना हम जो बैटल कर रहे हैं तो हम क्यों ना एक साथ मिलके हम दोनों ट्राइब को मर्ज करके एक एक्सटेंड करके एक बड़ी सी ट्राइब बनाए, एक बड़ा सा समूह बनाए। तो भरत ने इनकी बात मान ली और ये दोनों मिल जाते हैं, भरत और पुरु ट्राइब मिलके कौन से ट्राइब बनाते हैं, तो पुरु, जिसका नाम बाद में कुरुक्षेत्र पड़ता है और इंडिया के हरियाणा स्टेट है। तो इंडिया के हरियाणा में जो है आपको, क्योंकि यही जो पुरु जनजाति के लोग थे, पुरु ट्राइब थी, वो यहाँ पे जाके बसते और उस वाले जगह को, उस स्थान को कुरुक्षेत्र का नाम दिया गया। तो आप क्या देख रहे हैं, ये दसराज युद्ध क्या था, एक तरफ भरत नाम की ट्राइब थी, दूसरी तरफ 10 राजा यानी कि अलग अलग ट्राइब के राजा थे, जिसमें 5 आर्य और 5 नन आर्य थे। तो जब भारत जीत रही होती है तो यहाँ से एक ट्राइब निकलकर भारत के पास जाती है और वो उनको कहती है कि क्यों ना हम दोनों मर्ज करके एक दूसरे को आपस में मर्ज करके क्यों ना एक बड़ी सी ट्राइब का निर्माण करें। तो भारत मान जाते हैं इसको और भारत और पुरु मिलकर के कुरु नाम की ट्राइब का निर्माण करते हैं और बाद में ये जो जहाँ पे जाके बस रहे हैं उसको कुरुक्षेत्र का नाम दिया गया। तो इस तरह से हमने देखा कि दसराज युद्ध क्या था। इसमें 5 आर्य और 5 अनार्य थे दूसरी तरफ, और भरत वंश के राजा सुदास थे। देन इस प्रकार आर्यों की प्रशासनिक इकाइयां 5 हिस्से में बटी हुई। इनकी सोसाइटी जो थी वो कितने भाग में थी, 5 भाग में थी। इसका 5 पार्ट था। अब ये क्या था, इसको आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला था कुल यानी कि फैमिली, देन ग्राम यानी कि विलेज। तो बहुत सारे कुल से मिलके, बहुत सारे फैमिली से मिलके तो विलेज बनता है, तो बहुत सारी फैमिली से मिलके विलेज बन रहा है। देन विश यानी कि एक समूह, एक जनजातीय समूह, तो इसको नाम दिया गया विश। एंड जन, यहाँ हाँ समूह, कुल, पहला है कुल का मतलब फैमिली, दूसरा ग्राम विलेज, विश समूह एक ग्रुप, एंड जन यानी कि एक जनजातीय समुदाय, एंड अगेन राष्ट्र। तो ये राष्ट्र जो है सबसे ऊपर हुआ करता था। तो सबसे ऊपर क्या होता था, राष्ट्र होता था, यानी कि एक तरह से स्टेट। उस समय स्टेट का नाम नहीं दिया गया था, लेकिन समझने के लिए मैं बता रही हूँ आपको। तो सबसे छोटी इकाई थी कुल, यानी कि एक फैमिली, बहुत सारे फैमिली से मिल करके विलेज बन रहा है। देन बहुत सारे विलेज से मिलके एक समूह बन रहा है। देन
ये एक समुदाय बन रहे हैं, यानी कि एक कम्युनिटी बन रहे हैं, और अगेन ये राष्ट्र बन रहे हैं। तो इस तरह से जो है 5 पार्ट में डिवाइड थी सोसाइटी। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली मौजूद थी और साथ ही गणतंत्र भी था। राजा का प्रमुख कार्य कबीले की रक्षा करना था। तो हमने देखा था कि इस समय जो है राजा सबसे ऊपर था, लेकिन राजा के पास सारे अधिकार नहीं थे। राजा के पास जो है सारे अधिकार विद्यमान नहीं थे, और राजा का काम क्या होता था मेनली, तो ट्राइब्स की रक्षा करना। तो राजा का मेन काम क्या होता था, ट्राइब्स की रक्षा करना। और राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, लेकिन राजा कोई नियम बनाएगा तो वो असेंबली करेगा, सभा समिति में लोगों को बुलाएगा, देन उसको रेगुलेट करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली तो थी, लेकिन ये गणतंत्रात्मक भी थी, यानी कि लोगों से बातचीत करके कोई नियम बनाए जा रहे हैं। तो ये पूरी तरह से सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं था, जो कि राजा के हाथ में पूरा सारा अधिकार नहीं था। ये केवल ट्राइब्स की रक्षा के लिए राजा के पास इतना ही अधिकार था कि वो ट्राइब की रक्षा करे, और जो है अलग अलग लोगों से विचार विमर्श करने के बाद कोई नियम बनाए। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थी। सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। तो ठीक है, हाँ, तो हमने पढ़ा था कि सभा और समिति दो तरह की असेंबली होती थी, जिसमें हमने देखा था कि सभा एलिट क्लास के लोगों की थी और समिति सामान्य वर्ग के लोगों की असेंबली हुआ करती थी, जिसमें कि सभा में एलिट क्लास के लोग पार्टिसिपेट करते थे और समिति में सामान्य वर्ग के लोग पार्टिसिपेट करते थे, जो कि राजा को सलाह देते थे। विदत आर्यों की प्राचीन संस्था थी। तो विदत क्या थी, इनकी प्राचीन संस्था हुआ करती थी। बलि एक प्रकार का कर था जो प्रजा द्वारा स्वेच्छा से राजा को दिया जाता था। तो बलि यहाँ पे क्या था, कोई भी चीज अगर प्रजा स्वेच्छा से, मतलब अपनी स्वतंत्रता से, अपने मन से राजा को समर्पित कर रही है, राजा को गिफ्ट के तौर पे दे रही है, उसको बलि का नाम दिया गया। उसमें से कुछ भी हो सकता है, ग्रेन्स हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, तो ये बलि कहलाता था। तो स्वेच्छा से प्रजा राजा को जो भी देती थी उसको बलि का नाम दिया गया। राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, जबकि भूमि का स्वामित्व जनता में नहीं थी। तो अभी हमने देखा कि सारा अधिकार जो है राजा के पास नहीं था, और राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, और इसका मालिक कौन होता था, जमीन का मालिक तो जनता ही होती थी। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे जो है जो राजा जो है वो सेंट्रलाइज्ड नहीं था, राजा के पास सारे अधिकार विद्यमान नहीं थे, जो कि हम पढ़ रहे हैं। पहले भी मैंने आपको बताया कि राजा के पास सारे अधिकार नहीं थे, और भूमि के अधिकार किसके पास थे, भूमि के अधिकार तो जनता के पास थे। बलि एक प्रकार का कर था जो कि प्रजा स्वेच्छा से राजा को देती थी। पशुपालन प्राथमिक पेशा था। हमने पढ़ा कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन इनका पशुपालन था और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था। इस काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता था। तो इस काल में सबसे ज्यादा पवित्र पशु किसको माना जाता था, तो गाय को। गाय का इस समय बहुत महत्व था, और गाय बहुत बार इसमें देखने को मिलते हैं, ऋग्वेद में गाय शब्द का यूज हुआ है। इस समय गाय का महत्व था, और इसके लिए बैटल्स भी हुए, फाइट भी हुए कई बार। इसके भी एविडेंस हमें मिलते हैं ऋग्वेद में। और यह विनिमय के साधन के रूप में थे, यानी कि उस समय एक्सचेंज सिस्टम था। एक्सचेंज सिस्टम क्या होता है, विनिमय, यानी कि जो चीजें हमारे पास उपलब्ध है वो मैंने आपको दिया, और जो आपके पास उपलब्ध है वो आपने मुझे दिया, यानी कि हमने एक्सचेंज कर लिया, और इसको विनिमय बोलते हैं। विनिमय सिस्टम इसी को बोलते हैं। तो एक्सचेंज सिस्टम थी, तो उसमें गाय का यूज होता था। आर्यों की अधिकांश लड़ाइयां गायों को लेकर हुई थी। तो ये जो फाइट भी करते थे आपस में, ये ट्राइब जो है आपस में लड़ते थे गाय को लेकर के, क्योंकि गाय का उस समय बहुत ज्यादा महत्व था। गविष्टि गाय की महत्ता बताने वाला शब्द है। गविष्टि
क्या बता रहा है? गाय का महत्व, इंपॉर्टेंस बता रहा है। गाय को अघन्या बोला गया। अघन्या का मतलब क्या? ना मारे जाने योग्य पशु। तो गाय को यहाँ पे अघन्या बोला गया है। घोड़ा आर्य समाज का अति उपयोगी पशु था। तो इस समय कौन कौन से पशु थे? गाय, घोड़ा, इसके अलावा गाय, बैल, भैंस, बकरी, ऊंट भी पशु थे इस समय। एक ही अनाज जौ का उल्लेख मिलता है। तो हमने देखा कि इनका जो है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था और प्राइमरी ऑक्यूपेशन पशुपालन था। तो इसलिए हमें बस एक ही अनाज का उल्लेख मिलता है और वो कौन सा था? जौ। और इसका भी उपयोग ये किस लिए करते थे? तो जानवरों को खिलाने के लिए। व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय द्वारा होता था, यानी कि एक्सचेंज सिस्टम द्वारा होता था। आयश शब्द का भी इस काल में प्रयोग हुआ है। आयश क्या था? आयश का प्रयोग हुआ है। तो आयश का यूज क्यों होता था? तो किसी भी प्रकार के मेटल्स के लिए होता था। मेटल्स के लिए आयश का प्रयोग होता था और संभवतः ये माना गया है कि उस समय कॉपर का ही जो है, कॉपर के लिए ही आयश शब्द का उपयोग होता होगा। ऋग्वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांड का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति करना था। तो ये जो है, ये लोग जो प्रे करते थे या गॉड की वर्शिप करते थे, वो इसलिए नहीं करते थे कि हमें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए या फिर मरने के बाद हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, बल्कि ये इसलिए करते थे कि ये जब अपने लाइफ टाइम में इनको जो है एक हैप्पी लाइफ मिले, इनके पास बहुत सारे पशु रहे और एक अच्छी कंडीशन में रहे, इनका हेल्थ सही रहे और इनके पास जो भी एनिमल्स है उनका हेल्थ सही रहे। तो इनका जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता था? हैप्पीनेस होता था। आर्य बहुदेववादी होते हुए भी एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। आकाश के देवता, तो इन्होंने जो है अलग अलग देवता का नाम दे दिया था। तो आकाश के देवता माने जाते थे सूर्य, द्यौस, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, सविता, आदित्य, उषा और अश्विन। तो आकाश के देवता थे ये। एंड अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, मारुत, वायु, पर्जनी, यम और प्रजापति। तो इस तरह से जो इन्होंने अलग अलग देवताओं को अलग अलग नाम दे दिया था। पृथ्वी के देवता थे अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, मातृश्वन आदि। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। तो ऋग्वेद में इंद्र को क्या नाम दिया गया है? पुरंदर कहा गया है। ऋग्वेद की 250 सूक्त इंद्र को समर्पित है। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता और वर्षा, आंधी, तूफान का देवता माना गया है। इंद्र आर्यों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया गया है? तो इंद्र को। और इंद्र से ये लोग प्रार्थना करते थे कब? जब ये किसी फाइट के लिए जा रहे हैं, किसी बैटल के लिए जा रहे हैं, तो ये इंद्र देव से प्रार्थना करते थे कि इसमें जो है हम जीत जाए। तो इनके सबसे इंपॉर्टेंट कौन से गॉड थे? तो इंद्र थे। और इंद्र को वर्षा, आंधी, तूफान का देवता भी माना गया। दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे, जिन्हें 200 सूक्त समर्पित है। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट गॉड अग्नि। तीसरे प्रमुख देवता वरुण, जिन्हें 30 सूक्त समर्पित है और जो जल निधि का प्रतिनिधित्व करते थे। तो सबसे पहले नंबर पे इंद्र को रखा था इन्होंने, देन अग्नि एंड थर्ड नंबर पे वरुण। वरुण जो है वो जल के देवता थे। वरुण को ऋतश्च गोप कहा गया है। वरुण और मित्र देव एक साथ मित्रा वरुण कहलाते थे। तो इस तरह से जो है इनके अलग अलग देवता हुआ करते थे। ऋग्वेद में कुल 33 देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। गायत्री मंत्र सविता देवता को समर्पित है, यानी कि सूर्य देवता को। इसका उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, जिसमें कि तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि ऋग्वेद में तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है और इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। तो आज भी गायत्री मंत्र हम जान रहे हैं क्या है। तो ये हमें कहां से मिलता है? सबसे पहले ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। सोम को पेय पदार्थ का देवता माना गया, क्योंकि सोम एक प्रकार का पौधा हुआ करता था और उससे ये कोई अपना एक ड्रिंक बनाते थे, इसलिए सोम को जो है पेय पदार्थ का देवता माना गया।
और इसके बारे में कौन से मंडल में है? 9वें मंडल में। सोम के बारे में कौन से मंडल में है? 9वें मंडल में। और गायत्री मंत्र 3रे मंडल में। ऋग वैदिक काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। तो यहां तक हमने देखा कि मूर्ति पूजा का उल्लेख हमें नहीं मिल रहा है, ना ही इंडस सिविलाइजेशन में मिल रहा है और न ही यहाँ मिल रहा है वैदिक पीरियड में। कुशन ऋग वैदिक काल में पशुओं के देवता थे। तो अर्ली वैदिक पीरियड में पशुओं के देवता कौन थे? क्योंकि एनिमल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन ही पशुपालन था। तो पशुओं के देवता का नाम क्या था? पूषण। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। तो लेटर वैदिक पीरियड में हम देखेंगे कि यही पूषण जो है लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते शूद्रों के देवता माने जाने लगे, जो कि अर्ली वैदिक पीरियड में पशुओं के देवता थे। अरण्यानी ऋग वैदिक काल में जंगल की देवी थी। तो अरण्यानी क्या थी? जंगल की देवी। जंगल की देवी का नाम अरण्यानी दे दिया गया। अरण्यानी वॉज द गॉडेस ऑफ द फॉरेस्ट इन द ऋग्वैदिक पीरियड। संभवतः सबसे बाद में ऋग्वेद के प्रथम और 10वें मंडल की रचना की गई। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? टोटल 10 मंडल हैं, जिसमें कि 2 से 7 तक ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट, एंड 1, 8, 9 और 10 ये जो है बाद में इसकी रचना की गई। तो हमें ये जो 2 से 7 तक है, इससे हमें अर्ली वैदिक पीरियड की जानकारी मिलती है और इससे हमें लेटर वैदिक पीरियड की जानकारी मिलती है। तो ऋग्वेद के प्रथम और 10वें मंडल यानी कि पहला और 10वां, इसकी रचना सबसे बाद में की गई, सबसे बाद में की गई। ऋग्वेद कुल 10 मंडलों में विभाजित है। तो ऋग्वेद कितने मंडल में है? तो 10 मंडल में। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि इसका बैकग्राउंड क्या था। वैदिक पीरियड जब आया उससे पहले का टाइम जो था वो क्या था? तो वहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होता है। देन उसके बाद इसका टाइम पीरियड माना गया है 1500 BCE टू 500 BCE वैदिक पीरियड का। सबसे पहले हमने देखा इसका बैकग्राउंड, कि बैकग्राउंड में क्या था, और अलग अलग हिस्टोरियन ने इसको अलग अलग टाइम पीरियड में बांटा है। किसी का मानना है कि ये इंडस सिविलाइजेशन से पहले आया था और किसी का मानना है कि ये इंडस सिविलाइजेशन के बाद में आया था, और मैक्स मुलर ने ये टाइम पीरियड दिया है। ये टाइम पीरियड हमें मैक्स मुलर ने दिया था, जो कि एक जर्मन स्कॉलर था। इसमें डिबेट क्यों है? क्योंकि इंडस सिविलाइजेशन में हमने देखा था कि वहां पे अर्बन सिविलाइजेशन था, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ग्रामीण व्यवस्था थी यहाँ पे। तो जहाँ पे हमने देखा कि धीरे धीरे लोगों की स्थिति जो है वो डेवलप कर रही है, लेकिन यहाँ तक आते आते जो है इनकी स्थिति में कोई भी डेवलपमेंट नजर नहीं आ रहा है। तो इसलिए इसमें काफी डिबेट है, तो उसमें हमें नहीं पढ़ना है। देन हमने देखा कि वैदिक पीरियड की सोशल और पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी। तो इसमें एक राजा हुआ करता था, देन 2 समितियां होती थी, 2 असेंबली, 2 प्रकार के होते थे, सभा और समिति, जिसमें कि सभा एलिट क्लास की थी और समिति सामान्य वर्ग की थी। देन हमने देखा कि इनकी रिलीजियस लाइफ कैसी थी। तो रिलीजियस लाइफ में ये क्या करते थे? तो अलग अलग मंत्र का उच्चारण करते थे अलग अलग देवता के लिए, और यज्ञ करते थे। और इस समय समाज जो है 4 वर्णों में विभाजित था, 4 वर्णों में विभाजित था। और हमने देखा था कि ये ट्राइब जो थी, जो कि वैदिक सभ्यता में विद्यमान थी, इसको क्या नाम दिया गया? तो आर्य नाम दिया गया। और आर्य का मतलब क्या था? सुपीरियर, और आर्य और दास ये इंफीरियर थे। देन हमने देखा था कि 10 राज युद्ध होता है, जिसमें कि भरत और 10 राजाओं के बीच युद्ध होता है, भरत वंश और इधर 10 राजाओं के बीच। देन हमने देखा था कि महिलाओं की कंडीशन, यहाँ पे महिलाएं जो थी वो गुड कंडीशन में थी। हालांकि सोसाइटी पैट्रियार्कियल होता था, सोसाइटी जो था वो पैट्रियार्कल होता था, बट महिलाओं की स्थिति सही थी, अच्छी थी।
तो इस तरह से हमने देखा कि अर्ली वैदिक पीरियड में उनकी सोशल लाइफ किस तरह की थी, पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी और उनका लाइफ स्टाइल किस तरह का होता था। तो आज हमने बात किया है अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। तो वैदिक पीरियड को 2 पार्ट में बांटा गया और जिसमें कि अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड है। तो अगली क्लास में हम बात करेंगे लेटर वैदिक पीरियड के बारे में और हम देखेंगे कि लेटर वैदिक पीरियड में क्या क्या चीजें चेंज हुई जो कि हमने अर्ली वैदिक पीरियड में पढ़ा। तो यहाँ पे आते आते कौन कौन सी चीजों में चेंजेस आए। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको धन्यवाद। अगर आप हिस्ट्री में किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि हिस्ट्री पूछा जाता है आपसे, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और एग्जाम हंट को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लेटर वैदिक पीरियड में के बारे में डिस्कशन करेंगे।